नमस्कार, आप देख रहे हैं MKN न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर साथ ही वैश्विक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो आज स्थिति बनी हुई है किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आज बड़ी खबर ये आई है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अब ऑफिशियली अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। ये संघर्ष न केवल मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित कर रहा है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था हो, भारत जैसे तमाम देशों पर गहरा असर डाल रहा है। बीती रात अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है और ऑफिशियली इसकी जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं आज हम, इस जटिल मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं आज हम। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमित बंसल और संपादक इरफान शेख जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं अपना समय, कीमती समय देने के लिए। सर देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जो आज स्थिति बनी हुई है और अमेरिका की उसमें आज एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है और अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि तीनों परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। क्या अभी हमले के बाद हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना ज्यादा बढ़ गई है? क्या कुछ स्थिति आपको लग रही है? इरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सवाल वर्ल्ड वॉर 3 का, ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। जितने भी मुल्क हैं, खास तौर पे अमेरिका या रशिया या चाइना, इनके पास जो न्यूक्लियर पावर है ये किसी से छुपी नहीं है और एक साथ सब कुछ ट्रिगर ऑफ होता है अगर, तो आपको लगता है ये दुनिया बच पाएगा? तो कोई भी ऐसा मुल्क जो लोग जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं और सारी लुत्फ ले रहे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये दुनिया खत्म हो। तो इसलिए जो पावरफुल लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, वो लोग इस वॉर को रेजिस्ट करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिचुएशन हो। तो मेरा ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो सिर्फ एक हाइप क्रिएट करने के लिए, मीडिया में TRP बटोरने के लिए लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा सिचुएशन हो गया। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा ऐसा कोई सिचुएशन है। जाहिर सी बात है कि एक ट्रिगर पॉइंट है, स्ट्रेस वाली बात है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होगा कि डिप्लोमेसी। अमित बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस पूरे माहौल को लेकर जो अभी स्थिति बनी हुई है और अमेरिका भी जो है अब इसमें हस्तक्षेप कर दिया है, 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक वर्ल्ड वॉर 3 की बात है तो पिछले वर्ल्ड वॉर को 80 साल बीत चुके हैं और वर्ल्ड वॉर में एक बहुत बड़ी एक फैक्टर होता है कि कहीं ना कहीं दुनिया के बड़े मुल्कों के बीच में मिलिट्री ग्रुपिंग होनी शुरू हो जाती है। अब वो मिलिट्री ग्रुपिंग नहीं है। नाटो है अपनी जगह एक, लेकिन नाटो के अपोजिट में कोई नहीं। तो जितनी भी लड़ाइयाँ पिछले आप 30-35 सालों में देखते आ रहे, उसमें कहीं भी वर्ल्ड वॉर होने का कोई चांस नहीं है। हालांकि मीडिया अपने लेवल पर कहता रहता है, लोग अपने लेवल पर क्लेम करते रहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि 3rd वर्ल्ड वॉर का कोई भी चांस है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आगे। जी सर, देखिए, अमेरिका का जो हमला हुआ है इसके बाद ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है। उसने ऐसा कहा है कि 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने जो हमला किया है उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हमले से पहले ही उन्होंने जो है तीनों ठिकानों को खाली कर लिया। तो क्या लगता है आपको, कितना इस बात में तथ्य है? देखिए, मुझे अमित बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा कोई बयान मैंने नहीं सुना जिसमें ईरान ने कहा है कि उन्होंने ठिकानों को खाली कर दिया है, बट हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा केवल 5 पॉइंट्स में, थोड़ा सा आपसे मैं वक्त लूंगा इस मामले में। ईरान पर जो आज हमला हुआ है इसके अंदेशे पिछले 20 सालों से नजर आ रहे थे। 2006 में जब अमेरिका ने पहली बार ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और पहली बार उनको धमकाया कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, पिछले 20 सालों से लगातार शायद ही कोई महीना होगा, शायद साल में 15-20 बार अमेरिका हमेशा धमकाता रहा है ईरान को कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, हम आपकी न्यूक्लियर उसको तबाह कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ईरान जैसा मुल्क जिसको पिछले 20 साल से लगातार धमकियां मिल रही हैं, वो अपनी न्यूक्लियर साइट्स को सिक्योर नहीं करेगा? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो जिस बॉम्ब की लोग बात कर रहे हैं, GBU-57 बंकर बस्टिंग बॉम्ब, वो तो अमेरिका के पास 2011 से है और ईरान को भी इस बात का पता है कि अमेरिका के पास 2011 से है और ईरान को 2011 से पता है इस बात का कि हाँ, अगर हमला करेगा अमेरिका तो इन बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। तो आपको क्या लगता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स को ऐसा रखेगा कि कोई भी बंकर बस्टिंग बम जाके वहां पेनिट्रेट कर जाए? नहीं, वो हमेशा उनको इतना सिक्योर करेगा इन पहाड़ियों के अंदर ताकि वहां पर कोई भी घुस ना पाए। लगातार पिछले अगर 6 या 7 सालों का हम जिक्र देखें तो 6-7 सालों में लगातार अमेरिका ने और इजराइल ने
इसराइल के ईरान के कमांडरों को असैसिनेट करना शुरू कर दिया था, कासिम सुलेमानी को मारा, बाकी लोगों को मारा, इनके ऊपर इनाम रखने शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं से एक अघोषित रूप से जंग की घोषणा तो हो चुकी थी। पिछले 6 सालों से एक अघोषित जंग की घोषणा चल रही थी, जिसमें कभी उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा रहे थे, कभी उनके कमांडर्स मारे जा रहे थे, कभी उनके क्वाड्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी को मारा, कई बाकी लोगों को मारा। तो ईरान तो लगातार पिछले 20 सालों से प्रिपरेशन कर ही रहा है अपनी हमलों के लिए। चौथी बात, आपने उनके इजराइल के ऊपर हमले देखे। ईरान का पैटर्न क्या रहा है? ईरान ने इजराइल की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली आयरन डोम को भेज दिया। वो क्या करता है, पहले 150-200 नॉर्मल मिसाइलों को मारता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को, और जब उसका पूरा नेटवर्क, पूरा जो आयरन डोम नेटवर्क है, वो इन मिसाइलों को टैकल करने में लगा रहता है, इस बीच में 15-20 हाइपरसोनिक मिसाइल आकर के तेल अवीव पर गिर जाती है और डैमेज कर देती है। हालांकि जो आप और हम जिस मीडिया को देख रहे हैं, वो मीडिया बहुत हाईली सेंसर्ड है। अमेरिकन मीडिया को हम देख पा रहे हैं, हम इजरायली मीडिया को देख पा रहे हैं, हमारे पास ईरानी मीडिया को देखने का कोई साधन नहीं जी। तो इसलिए हमारे पास वही इमेजेस आ रही हैं जो इजराइल और अमेरिका में दिखाना चाहते हैं, बट एक्चुअली में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तेल अवीव में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ, और ईरान ने काफी बड़ा डैमेज कॉज किया है जी, और यही कारण है कि अमेरिका टूटा है। और पांचवी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि एक ईरान को अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो ईरान का ज्योग्राफिकल स्प्रेड बहुत ज्यादा है। उसको बर्बाद करने के लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और वो भी एक ऐसे मुल्क को, ईरान इराक नहीं है जो कि प्रिपेयर नहीं था, ईरान लीबिया नहीं है जो प्रिपेयर नहीं था, ईरान पिछले 20 सालों से लगातार प्रिपरेशन कर रहा है। ईरान को जो मिसाइल आर्सेनल है वो आज की डेट में शायद दुनिया में सबसे बड़ा है, और ईरान के जितने बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेड हैं। अब अगला स्टेप ईरान का क्या होगा, उसके ऊपर हमें गौर रखना होगा, और ये बहुत शायद मुझे लगता है कि एस्केलेट होगा ये चीज। देखिए, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, ये एक बड़ा सवाल देखिए निकल कर आता है। अभी फील्ड मार्शल जो है असीम मुनीर जी ट्रंप से मुलाकात कर आए थे, और जो कि ईरान का कितना खास माना जाता है, अपने 2 एयरबेस जो उनको दिए गए। तो इस पर क्या लगता है इरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या रोल पाकिस्तान का आपको लगता है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का जो मेन गार्जियन है वो अमेरिका है, तो पाकिस्तान वही करेगा तो अमेरिका चाहेगा। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान किसी ऐसे पोजीशन पे है आज की तारीख में ग्लोबली जो वो कोई अपना से रखे। लेकिन जो इस्लामिक मुल्क है वो लोग आपस में डेफिनेटली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन जो अमित बंसल साहब ने जो एक बहुत बड़ी बात कही है, वो उस पर मुझे लगता है गौर करना चाहिए कि जो अमेरिकन मीडिया है, जो आज की तारीख में जो सबसे पावरफुल टूल है मीडिया का, वो ट्विटर है। और ट्विटर एक अमेरिका उसे कंट्रोल कर रहा है, गूगल अमेरिका उसे कंट्रोल कर रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन पूरे दुनिया को मिल रहा है वो उनके थ्रू मिल रहा है, और ईरान के जो बातें हैं या वो जो मीडिया है वो टोटली सेंसर्ड है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या है वो जानना बड़ा मुश्किल है। मैं अमित बंसल साहब से 2 चीज खास तौर पे जानना चाहूंगा कि आज इस पूरे सिनेरियो में रशिया का क्या स्टैंड रहेगा, चाइना का क्या स्टैंड रहेगा, इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं बिल्कुल सर, इसका हम स्टैंड जरूर लेंगे। लेकिन इसके पहले अमित बंसल जी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ईरान का बहुत खास बनता है पाकिस्तान, और अब जाके जो है अमेरिका से मिलकर जो है मुलाकात की और अपने एयरबेस भी हाथ पर दिए हैं, तो क्या पीठ में छुरा भोंकने वाली बात नहीं हो गई? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर अमित बंसल जी? पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान थाली का पैन है, ये आज ऐसी बात नहीं है। अगर आप 70s में जाएंगे तो अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों को किसने तैयार किया? पाकिस्तान ने। और जब अमेरिका इस गेम में आया तो 70s में उन्हीं मुजाहिदीनों को बर्बाद करने का काम किसने किया? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जी। 80s में 90s में तालिबान को किसने खड़ा किया? पाकिस्तान ने। तालिबान को ट्रेनिंग किसने दिया? पाकिस्तान ने। उसके बाद जब 9/11 के बाद अमेरिका आया लड़ने के लिए तो उस तालिबान को बर्बाद किसने किया? पाकिस्तान जी। तो ये लगातार ये वाकये चले आ रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो लड़ रहा है एक वक्त में, इसको पाकिस्तान सपोर्ट करता था। अभी जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की मीटिंग हुई उसके बाद आपने देखा, आप एक बार सीक्वेंस ऑफ इवेंट पे गौर करिए जो धीरे धीरे हुआ। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लंच पर ट्रंप बुलाते हैं, बिल्कुल उसके अगले ही दिन जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे कतर हो, चाहे मनामा बे हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, यहाँ से अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका को पता था वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, और कुछ ना कुछ एक्शन लेते ही उसके इन बेसिस के ऊपर हमला होगा। अब ये हवाई जहाज कहाँ गए? ऐसी बात है, जब उनको लंच में बुलाया गया को, तो उनको बोला गया कि आप अपने एयर बेसिस दीजिए जहां पर अपने एयरक्राफ्ट को हम सिक्योर रखें। नंबर 2, ये जो टोटल 6 B-2 बॉम्बर्स आए जिन्होंने 4 बॉम्ब्स इन फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर गिराए,
जी अब ये 6 जहाज कहाँ से आए? कुछ सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर इनके जो फ्लाइट पाथ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और उससे पता लग रहा है कि ये जो 6 जहाज थे, गुआम एक फिलीपींस के पास में अमेरिका का बेस है, जहां से आए, कराची में उतरे, कराची में रिफ्यूल किया, जी उसके बाद जाकर के इन्होंने ईरान में हमला किया। इससे साबित क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। तो पाकिस्तान जी। शुरू से ही, आप जब से उसका एग्जिस्टेंस हुआ है, आप 1947 के ऑनवर्ड देख लें, पाकिस्तान हमेशा से ही अपने लोगों को छुरा भोंकने के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान जी। का एग्जाम्पल आपके पास है, हिंदुस्तान का एग्जाम्पल आपके पास है, बिल्कुल और मिडिल ईस्ट का एग्जाम्पल इसके पास है। आज जो पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, कहते हैं ना पाकिस्तान में फिलिस्तीन के नाम पर बहुत ज्यादा प्रदर्शन होते हैं, पाकिस्तान में जी। गाजा के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जॉर्डन में आप गूगल करिएगा, ब्लैक सितंबर ऑफेंसिव, बिल्कुल जॉर्डन में जाकर के हजारों फिलिस्तीन एक्टिविस्ट को किसने मारा, उनका नरसंहार किसने किया? पाकिस्तानी आर्मी ने। तो यही पाकिस्तानी आर्मी जिसने ब्लैक सितंबर मैसेकर किया, यही पाकिस्तानी आर्मी आज कह रही है कि हम गाजा के साथ हैं, और गाजा के साथ तो हैं लेकिन साथ में इजराइल की मदद कर रहे हैं ईरान को अटैक करने के लिए। तो ये पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो केवल नोटों पर चलती है, जो इनको पैसा देगा उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ये लोग अपनी माँ को भी बेच सकते हैं पैसे के लिए, और ये तय है। जी। अब इरफान जी के सवाल पर आएंगे, जो रशिया को लेकर उन्होंने आपसे सवाल किया था, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। ये एक वैलिड सवाल है, इस पे जानना चाहेंगे हम। हाँ, देखिए रशिया और चाइना, देखिए आज की डेट में जो वॉर है वो केवल मिलिट्री वॉर नहीं रह जाते। जब आप लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमी भी सामने आती है, उसमें आपके ट्रेड भी सामने आता है, उसमें आपके ओवरऑल मल्टीपल चीजें सामने आती हैं। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन का भी दौर चल रहा है, ऐसे में हम वर्ल्ड वॉर की और मल्टी पॉइंट एसोसिएशनशिप की बात भी नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रशिया या चाइना डायरेक्टली जाकर के इन्वॉल्व होंगे, कोई भी इसमें चांस नहीं लगता। अब देखते हैं ना, जैसे अब यूक्रेन का वॉर हुआ, क्या उसमें चाइना इन्वॉल्व हुआ? रशिया के साथ नहीं हुआ, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने अपने वेपन, अपने सिस्टम वगैरह सप्लाई किए। तो ईरान के वॉर में भी मुझे किसी भी तरह से कोई अंदेशा नहीं लगता है कि रशिया, चाइना या कोई भी महाशक्ति डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। लेकिन हाँ, चूंकि उनका एसोसिएशन चाइना के साथ है, उनका एसोसिएशन ईरान का रशिया के साथ है, तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसे कि सीरिया में रहा था और जैसे कि बाकी मुल्कों में रहा है। तो उस तरह से एक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वेपन्स की सप्लाई रहेगी, कुछ ट्रेनिंग भी होंगे, कुछ लॉजिस्टिक सप्लाई भी होगी, पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई चांस नहीं लगता। लेकिन अमित जी, देखिए आखिरी सवाल आपसे। चाइना और रशिया के जो कमेंट्स आए हैं अमेरिका के बॉम्बिंग के, उन्होंने कहा कि आग में घी का, वो आग में तेल डाल रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स आए हैं। कमेंट्स तो हैं, देखिए कमेंट्स को आप उसको वो कंडेम भी करेंगे, वो उसको डिप्लोमेटिकली भी उसको कंडेम करेंगे, उसके ऊपर बड़े हार्श स्टेटमेंट भी देंगे, वो बात है, डिप्लोमेटिक चीजें हैं वो। और उसका एक मिलिट्री ट्रांसलेशन मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। मुझे नहीं लगता कि रशिया ईरान की मदद के लिए अपने जहाज भेजेगा, अपनी मिलिट्री भेजेगा, या चाइना इस तरह की किसी चीज को करेगा। तो मुझे कोई भी इसका इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है, बट हाँ डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, डिप्लोमेटिक कंडेमनेशन होगा। और इसके अलावा देखिए सर, आखिरी सवाल इरफान शेख जी आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए अमेरिका पूरे विश्व में शांति की बात करता है। अभी भारत में जो स्थिति बनी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का जो है मध्यस्थता उसने की थी, और अब अपनी ही सेना को जो है इस हमले को लेकर बधाई दे रहे हैं। इस डबल राजनीति को, डबल पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं आप, इरफान शेख जी? वन हु इज पावरफुल, वो अपने एक रूल बनाते हैं, दे ब्रेक द रूल टू मेक अ रूल, इस तरीके से करते हैं। क्योंकि अमेरिका की जो साइकोलॉजी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ये सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि अमेरिकन ही सुपरमैन है। यानी वो जिस हिसाब से अपने आप को एक डिस्प्ले किया है पूरे दुनिया में, वो कहते हैं कि वी आर द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कर रहे हैं उसको वो जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं कि ये काम हमने किया है, और ये पूरे वर्ल्ड को सेफ रखने के लिए जो रोग एलिमेंट्स है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो इस तरीके से चीजों को करके वो जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल। अमित बंसल जी आपसे जानना चाहेंगे इसी सवाल पर, आपका क्या राय है, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, एक बार फिर से आप सवाल एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मुझे मेरा सवाल ये था कि अमेरिका जो पूरे विश्व में शांति की बात करता है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उसने जो है मध्यस्थता उसमें की, और अब अपनी ही सेना को ईरान पर जो हमला किया गया उसको लेकर जो है बधाई दी जा रही है। तो क्या लगता है इस पूरे डबल राजनीति नहीं है कहीं ट्रम्प की? देखिए पहले मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, अमेरिका में कोई मध्यस्थता नहीं की।
जी, और इस बात का मध्यस्थता नहीं की जी मध्यस्थता करने का वो क्लेम कर रहे हैं। क्यों क्लेम कर रहा है? जी क्योंकि ट्रंप चाहता है कि उसको किसी भी तरह से नोबेल पीस पुरस्कार मिल जाए। नोबेल जी पीस पुरस्कार क्यों मिलेगा? उसने क्या किया, जब उसने असीम मुनीर को बुलाया लंच पर, तो उसने धमकाया कि ठीक है भाई, आप अपने हवाई अड्डे में देंगे, आप हमारा नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रस्तावित करेंगे और ये कहेंगे कि हमने भारत पाकिस्तान जो 2 न्यूक्लियर पावर थी उनका युद्ध रुकवा दिया। तो ये सारी चीजें अपने केवल शोशेबाजी है। जी सर, आपको माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, समय की थोड़ी कमी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमित बंसल जी जुड़े हुए थे, संपादक इरफान शेख जी जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए IMKR न्यूज के साथ। नमस्कार।